Hello my dear student of class 12th, I am again here with my second video, one shot video of chapter 2 और होपफुली आपने चैप्टर 1 की वीडियो जरूर देख ली होगी, क्योंकि जब तक चैप्टर 1 की वीडियो आपने नहीं देखेंगे, कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो चैप्टर 2 तो समझ नहीं आने वाला। तो फर्स्ट चैप्टर 1 आप क्लियर कर लो, अगर नहीं देखी पहले वो वीडियो देख लो, देन हम चैप्टर 2 की वीडियो पे आ पाएंगे। तो हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, वन शॉट वीडियो। फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चैप्टर 2 क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यहाँ पर हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने ऑलरेडी 10th में स्टडी किया है, बट वहाँ पे बहुत बेसिक टर्म डेफिनेशन वगैरह स्टडी किया है। यहाँ पे बहुत डिटेल में आप स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफाइन की जाती है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो यस, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज कंसिडर कर रहे हैं। तो चार्ज दिस इज Q, और ये चार्ज मैंने पॉइंट O पे रखा, और इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस चार्ज के वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंसेप्ट में बताया था कि प्लस Q चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप अगर कोई पॉइंट P कंसिडर करें, दिस इज अ पॉइंट P, जो कि पॉइंट P इस चार्ज से, यानी चार्ज O पॉइंट पे है, पॉइंट P R डिस्टेंस पे है। अब इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P हम कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, फील्ड से बाहर मतलब फार अवे मीन्स इन्फिनिटी, यहाँ पे कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो यहाँ से हम किसी चार्ज को ला करके इस P पॉइंट पे प्लेस कर रहे हैं, और वो चार्ज हम ले लेते हैं Q0, और उसको कहते हैं ये टेस्ट चार्ज है, जिसको ला करके हम चेक कर रहे हैं, पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि Q0 चार्ज को लेके आने में वर्क डन करना पड़ा W। कहाँ से? इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में W वर्क डन करना पड़ा। तो यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या? W/Q0 होगा। एंड दिस इज द यस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज V W/Q0, यानी कि Q0 हमने कहा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी Q0 को 1 ले लें, यानी यूनिट, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है हमारा ये। देन इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ, यस V = W होगा, जब हम इसको +1 कंसिडर कर लें। तो क्लियर हो गया? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। नाउ व्हाट इज यूनिट? तो यूनिट क्या होगी इसकी, आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले से, वर्क डन जूल, चार्ज जूल/कूलम, तो जूल पर कूलम, लेकिन यस जूल पर कूलम इसको V से डिनोट करते हैं, वोल्ट भी कह सकते हैं। यस वोल्ट, 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट मीन्स 1 जूल पर कूलम इज 1 वोल्ट, मीन्स 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल का वर्क डन करना पड़ा, देन पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। नाउ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क डन से मेजर किया गया है, तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, एंड डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो आप देख सकते हो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला अपॉन चार्ज का, तो हमें डायमेंशन फॉर्मूला यहां से मिल जाएगा। एंड डायमेंशन फॉर्मूला इज वर्क डन का ml² T-2 अपॉन चार्ज Q = IT यानी AT, और यहां से हमें मिल गया डायमेंशन फॉर्मूला ml² T-3 A-1। क्लियर? ml⁻2 T⁻³ एंड A⁻1, ये डायमेंशन फॉर्मूला है। सीबीएसई में डायमेंशन फॉर्मूला तो नहीं, कंपटीशन में बहुत हेल्पफुल है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन, यूनिट और स्केलर क्वांटिटी ये होती है, ये सब कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। नाउ नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट टॉपिक। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, पोटेंशियल किसी पॉइंट पे बताया जाता है कि इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है, तो कैसे मेजर किया? वर्क डन से। यहाँ पे भी सेम डेफिनेशन है, फर्क क्या है
कि यहाँ पर बिटवीन द 2 पॉइंट है, तो क्या होगा यहाँ पर कि जैसे हमने अभी स्टडी किया कि चार्ज हमने ये प्लस क्यू लिया, सोर्स चार्ज लिया हमने, ठीक है, और ये फार अवे यानी इन्फिनिटी से एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट हमारा ये ले लेते हैं, यस ए, ये पॉइंट बी ले लेते हैं। तो इन्फिनिटी से ए तक लाने में कुछ वर्क डन करना पड़ा, तो वो वर्क डन क्या करना पड़ा, यस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो डब्ल्यू ए करना पड़ा। तो वी ए क्या होगा, तो वी ए होगा डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट। सिमिलरली इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को बी तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो डब्ल्यू बी, तो क्यू नॉट को डब्ल्यू बी वर्क डन करना पड़ा एट पॉइंट बी, तो वी बी क्या हो गया, वर्क डन इन्फिनिटी से बी तक लाने में क्यू नॉट चार्ज को। तो दिस इज वी ए एंड दिस इज वी बी। तो अलग अलग पॉइंट पे पोटेंशियल हमें मिल गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट दैट इज वी बी ए, जैसे हम कह रहे हैं वी बी माइनस वी ए कह रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज बिटवीन दैट टू गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उन दोनों पॉइंट के बीच में क्यू नॉट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन करना पड़ा तो डब्ल्यू ए भी करना पड़ा। तो हम कह रहे हैं भाई क्यू नॉट चार्ज को हम सीधे सीधे ए से बी मूव करा दें, ए टू बी, तो यूनिट चार्ज को वर्क डन ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। तो दिस इज द मेजर ऑफ, यस दिस इज द मेजर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गिवन 2 पॉइंट। तो क्लियर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द गिवन 2 पॉइंट। तो दिस इज अ फॉर्मूला वी बी ए दैट इज वी बी माइनस वी ए दैट इज वर्क डन ए से बी क्यू नॉट चार्ज को मूव कराने में ना। अब ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं माइनस इंटीग्रेशन ए से बी ई डॉट डी आर, ये कैसे आया, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपका क्यू चार्ज है, ठीक है, और ओ पॉइंट पे रखा हुआ है, पॉइंट ए एंड बी कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पर ए पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर ले रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर ले रहे हैं, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैपिटल क्यू यानी सोर्स चार्ज की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो वर्क डन फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्यू नॉट चार्ज हम मान लेते हैं ए पॉइंट पे है ये क्यू नॉट चार्ज, तो जो वर्क डन है किसको मूव करा रहे हैं हम, क्यू नॉट चार्ज को मूव करा रहे हैं, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट पे हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, यस क्यू नॉट चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, बेसिक फॉर्मूला जो हमने क्लास 11th में भी स्टडी किया था, डी डब्ल्यू एफ डॉट डी आर, और फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है, इस क्यू नॉट चार्ज पे इस पॉइंट पे फोर्स क्या लग रहा है, क्यू नॉट ई वेक्टर, जो कि चैप्टर 1 में हम स्टडी कर चुके हैं। तो देयरफॉर जो डी डब्ल्यू होगा आपका वो क्या होगा, क्यू नॉट ई डॉट डी आर होगा, और यहाँ से देखो अब डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट कर दो तो आपको डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ई डॉट डी आर मिलेगा। तो यहाँ से आपको जो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट है वो आपको डी वी ई डॉट डी आर इस तरीके से मिला। लेकिन क्या है यहाँ पर कि जो वर्क डन है कंजर्वेटिव फोर्स के अकॉर्डिंग वो आपका नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो इस वजह से नेगेटिव पोटेंशियल कहते हैं। इसीलिए जो अगर हमें आपको मेज़र करना है कि हमें डी वी लेना है और पॉइंट ए से बी लेना है, तो हम लोग माइनस इंटीग्रेशन ए से बी ई डॉट डी आर लेते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के अकॉर्डिंग जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज में क्या होता है, माइनस लेते हो, उल्टा होता है उसमें, ठीक है। तो इस वजह से ये माइनस साइन है। यानी आप इसमें भी देख सकते हैं कि इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक ला रहे हैं, और यहाँ आप देख सकते हो कि इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक ला रहे हैं, तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो कम, पोटेंशियल कम है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ए से बी, तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये साइन माइनस साइन यही बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल है यहाँ पर रिलेशन क्या है, नेगेटिव। क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा और अपोजिट डायरेक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो ये आपका फॉर्मूला यूज करना है। नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी, शॉर्ट में देख लो डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इन्फिनिटी से
उस पॉइंट तक लाने में टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी कर लिया बिटवीन द 2 पॉइंट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, जैसे हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है। यानी कि ये हमारा एक पॉइंट चार्ज ओ पॉइंट पे है, वो पॉइंट चार्ज लेट की कैपिटल क्यू ले लेते हैं, तो इसके वजह से पी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल बताना है, पी पॉइंट पे, और जो पी पॉइंट है वो आर डिस्टेंस पे है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो यस, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज मेजर बाय द वर्क डन अपॉन जिस चार्ज को इन्फिनिटी से लाके उस पॉइंट पी तक रख रहे हैं, तो वर्क डन अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज, और वो टेस्ट चार्ज जो कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी पे यानी क्यू नॉट चार्ज को लाके प्लेस कर रहे हैं। तो वर्क डन कितना करना पड़ा, तो पहले हमें वर्क डन फाइंड कर ले, तो यहाँ रख देते हैं, तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा एट पॉइंट पी। तो यस, वी हैव टू फाइंड द वर्क डन। तो वी नो डैट वर्क डन का फॉर्मूला डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर। यहीं पे हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, और यहाँ पे एफ डॉट डी आर में अगर आप देखें कि जो डी आर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन यस इन्फिनिटी सीधा ला रहे, तो पी पॉइंट पे इसके टूवर्ड्स सोर्स चार्ज के टूवर्ड्स मूव करें डी आर, और जो फोर्स लगेगा वो क्यू नॉट चार्ज पे, तो अगर ये हम पॉजिटिव जैसे मान लेते हैं, और ये तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसिडर किया ही है, तो ये प्लस क्यू चार्ज और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है, एफ वेक्टर। तो क्लियर दिख रहा है कि डी और एफ वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 180 है, तो यानी यहाँ पर डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ डी आर, क्योंकि ये इस डायग्राम में क्लियर दिख रहा है कि थीटा 180 डिग्री है। तो नाउ फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये भी टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज है, सॉरी ये सोर्स चार्ज है पॉइंट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज ये भी पॉइंट चार्ज है, तो फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग पॉइंट चार्ज के लिए के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कैपिटल क्यू, Q1 Q2 कैपिटल क्यू और क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर पुट कर दो, तो देयरफॉर डी डब्ल्यू इक्वल टू यस माइनस के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ये मिल गया आपको डी डब्ल्यू की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू पुट कर दी हमने पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग। तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यस व्हेन वी इंटीग्रेट दिस डी डब्ल्यू इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देन व्हाट वी गेट, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू वही इनिशियली 0 से डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर। इसको भी इंटीग्रेट करना है आपको, लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी से उस पोजीशन आर, इन्फिनिटी उस पोजीशन आर तक, यानी पी पॉइंट का पोजीशन क्या आर, इन्फिनिटी से आर पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, तो इन्फिनिटी पे 0 वर्क डन मानते हुए यहाँ तक डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा इन्फिनिटी से आर। तो नाउ इंटीग्रेट करते हैं, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, ये तो क्लियर है, डब्ल्यू आ जाएगा आपका। ना यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो इंटीग्रेशन से बाहर, कांस्टेंट टर्म क्या, माइनस के कैपिटल क्यू नॉट और आर स्क्वायर नहीं, क्योंकि आर तो वेरी कर रहा है, तो नाउ बचा इंटीग्रेशन के अंदर यानी इन्फिनिटी से आर की पावर 2 नीचे, तो ऊपर जाके -2 लिख देते हैं। ओके, तो अब इंटीग्रेट करो आप, क्या मिलेगा आपको, यस वर्क डन आपको मिल जाएगा यहाँ पर माइनस स्मॉल के कैपिटल क्यू नॉट, ये तो कांस्टेंट टर्म, आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन, यस -2 + 1 यानी -1 अपॉन -1 स्क्वायर ब्रैकेट में ये लिमिट, नीचे इनिशियल से फाइनल आर, वैल्यू पुट करते हैं, वर्क डन मिल गया आपको, यस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ठीक, के कैपिटल क्यू नॉट माइनस ये प्लस हो गया, आर की पावर -1 यानी 1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर की जगह रखेंगे तो 1 अपॉन आर ही रहेगा, माइनस 1 अपॉन आर की जगह इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन क्यू, क्योंकि आर की पावर -1 है, तो नाउ 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होती है, 0, तो देयरफॉर वर्क डन हमें मिल चुका है के कैपिटल क्यू नॉट अपॉन आर, तो दिस इज अ वर्क डन। और यही कंसेप्ट हमें, ये वर्क डन वाला कंसेप्ट हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस में भी यूज़ करना है। इस तरीके से अगर कैपिटल क्यू नॉट सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस मान लें और आर डिस्टेंस पे, तो ये जो वर्क डन है दैट शो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी से भी मेजर कर सकते हैं सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस के लिए। तो नाउ हमें वर्क डन फाइंड करना हो, तो हमने वर्क डन फाइंड कर लिया, नाउ पुट दिस वैल्यू हियर
वर्क डन की वैल्यू पुट करते हैं, तो नाउ व्हाट वी गेट, के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर आया। देखो आर स्क्वायर होता तो फोर्स होता, वर्क डन में एक आर कम है, पावर, यस जल्दी में आर स्क्वायर बच्चे लिख देंगे, गलत हो जाएगा। आर स्क्वायर तो फोर्स में होता है, यहाँ पर आर है अपॉन क्यू नॉट, तो क्या हुआ, तो जो पोटेंशियल हमारा आया क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल एंड व्हाट वी गेट, के कैपिटल क्यू अपॉन आर। तो यानी कि हमें मिल गया है एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्लियर है, क्या है कि एक चार्ज Q है और उससे R डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, तो फॉर्मूला है यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो K कैपिटल Q अपॉन R। तो अब ध्यान से देखो क्या है कि जो फॉर्मूला है पोटेंशियल का उस सोर्स चार्ज की जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज है यहाँ पर। Q नॉट कहाँ है, Q नॉट नज़र आ रहा है नहीं, क्योंकि Q नॉट कैंसिल हो गए यहाँ पर, यानी पोटेंशियल सोर्स चार्ज की वजह से किस पे डिपेंड कर रहा है, सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, टेस्ट चार्ज पे नहीं, के क्यू अपॉन आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहे तो इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और ये पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और ये न्यूमेरिकल में भी यूज होता है, आपको बोर्ड में न्यूमेरिकल मिल जाएगा। ई की वैल्यू दी होगी 30 न्यूटन पर कूलम, वी की वैल्यू दी होगी 15 जूल पर कूलम, चार्ज क्यू और आर फाइंड करना होगा। बस ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, आप वी और ई दिया हुआ है, डिवाइड करके आपको आर मिल जाएगा, एंड जब आर मिल जाएगा किसी एक में पुट करके आपको क्यू भी मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ एन चार्जेस 2 3 4 सो ऑन। अब एन चार्जेस गिवन है और उसके वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि ये पॉइंट P है और यहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है, लेकिन चारों तरफ बहुत सारे चार्जेस हैं। लाइक इससे R1 डिस्टेंस पे Q1 चार्ज है, R2 डिस्टेंस पे Q2 चार्ज है, R3 डिस्टेंस पे Q3 चार्ज है, और वैसे n चार्जेस मान लेते हैं कि लेट कि Rn डिस्टेंस पे ये Qn चार्ज है। और इन सभी चार्जेस के वजह से ऑलरेडी हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर चुके हैं चैप्टर 1 में। वहाँ वेक्टर सम करना पड़ा था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पता है, एक का पता है, दूसरे का पता है, क्या करेंगे, वेक्टर सम नहीं करेंगे क्योंकि ये है स्केलर क्वांटिटी, अलजेब्रिक सम करना है, बहुत ही सिंपल सॉल्व हो जाएगा। फिर तो स्टार्ट करते हैं, Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा। तो यस, Q1 चार्ज के उस पोटेंशियल V1 होगा और ये होगा स्मॉल के Q1 अपॉन R1। फॉर्मूला याद हो गया, पॉइंट चार्ज Q1 की वजह से R1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या है, Q1 की वजह से R1 डिस्टेंस यानी P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, K Q1 अपॉन R1। सेम V2 K Q2 अपॉन R2 एंड V3 K Q3 अपॉन R3 एंड सो ऑन। n चार्जेस के लिए K Qn अपॉन Rn। तो ये n चार्जेस है, तो n चार्जेस की वजह से नेट पोटेंशियल क्या होगा, तो देयरफॉर जो नेट पोटेंशियल होगा एट पॉइंट P वो इन सब का अलजेब्रिक सम होगा क्योंकि ये है स्केलर क्वांटिटी। तो सिंपल वैल्यू पुट करते हैं, K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस सोन K Qn अपॉन Rn, जिसको इस तरीके से लिख सकते हैं, K तो सब में कॉमन है, यस, समेशन Qi अपॉन Ri, I की वैल्यू 1 से n तक वेरी कर रही है, यानी सिंपली आपको अलजेब्रिक सम करना है। अब यही जो अब कंसेप्ट हमने समझा कि नेट पोटेंशियल निकालना हो तो यहाँ पे भी यूज़ करना, और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आपको इलेक्ट्रिक डायपोल बताना तो नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने चैप्टर 1 में स्टडी किया है, तो यस डायपोल है, और चैप्टर 1 में हमने डेरिवेशन की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी क्योंकि वेक्टर कंसेप्ट था, यहाँ थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, बड़ी सिंपली सॉल्व हो जाएगा यहाँ पर। यस, तो पहले डायपोल ड्रॉ करें और फिर उसके एक्सियल पॉइंट पे जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, बस उससे थोड़ा और इजी हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं, तो नाउ डायपोल ड्रॉ करते हैं। लेट किए माइनस Q चार्ज एंड इससे कुछ डिस्टेंस पे प्लस Q चार्ज, और ये डिस्टेंस क्या है,
ये डिस्टेंस पॉइंट ए ले लेते हैं, पॉइंट बी ले लेते हैं, और ये जो ए बी डिस्टेंस है ये डायपोल लेंथ, इसको 2a लिया जाता है। क्यों 2a लिया जाता है? क्योंकि एक सिस्टम है, डायपोल एक सिस्टम है, और सिस्टम के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, तो सेंटर को मैंने o लिया और सेंटर से डिस्टेंस r ले लिया, पॉइंट p जो कि एंड ऑन पोजीशन इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, एट यस एक्सियल पॉइंट पे। p पॉइंट हमारा एक्सिस पे एक्सियल पॉइंट, यहाँ पे हमें पोटेंशियल बताना है, एट पॉइंट p पे बताना है। तो आप देख सकते हैं चार्जेस नजर आ रहे हैं, और दोनों क्या हैं, एक माइनस क्यू ये भी पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू ये भी पॉइंट चार्ज है, तो इन दोनों की वजह से ये डायपोल सिस्टम है, तो इसके वजह से नेट पोटेंशियल क्या होगा? तो यस अभी हमने समझा है कि n चार्जेस की वजह से नेट पोटेंशियल क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, यस अलजेब्रिक सम करते हैं, तो वो यहाँ पे भी करना है। तो फर्स्ट माइनस क्यू चार्ज के वजह से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 2 या 3 नंबर में आएगी। यस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P इज क्या है, V1 मान लेते हैं, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, K, यहाँ पे माइनस क्यू लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई डायरेक्शन है नहीं और ये है स्केलर क्वांटिटी, चार्ज विद साइन लिखना पड़ता है। तो K चार्ज क्या है, माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, माइनस क्यू की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल, तो माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस क्या है, ये सेंटर से R है, ये 2a का हाफ a, तो R प्लस a, क्लियर दिख रहा है आपको, R प्लस a, देख लो ध्यान से, ये a है और ये R है, तो R प्लस a हो गया। यस डायरेक्शन क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि तो स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल। यस माइनस क्यू जरूर लिखना है। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू फाइंड करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, ड्यू टू प्लस क्यू कहाँ, एट पॉइंट P इज V2 K, और क्योंकि प्लस चार्ज है तो प्लस क्यू, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ऑटोमेटिकली की प्लस है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, देख लो आप, ये आपका क्या है डिस्टेंस, R में ये A माइनस करने पे R माइनस A आएगा, R माइनस A आएगा, तो इसके से पोटेंशियल आ गया, इसके से आ गया, तो इस सिस्टम के से क्या होगा, सिस्टम दोनों चार्जेस से बना हुआ है, तो नेट पोटेंशियल दोनों का सम, तो देयरफॉर तो नेट पोटेंशियल होगा आपका V1 प्लस V2, अलजेब्रिक सम से वैल्यू रखनी है आपको यहाँ पर ना, वैल्यू पुट कर दो, जो नेट पोटेंशियल है वही एक्सियल पॉइंट पोटेंशियल है, और वो है आपका माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस ए। जरा देख लो आप क्या कॉमन हो सकता है, के क्यू कॉमन हो सकता है यहाँ से, तो जो वी नेट यानी कि वी एक्सियल कह रहे हैं हम सीधे सीधे, जो आया हमारा के क्यू कॉमन ले सकते हैं, सॉल्व करना है 1 अपॉन आर माइनस ए, और 1 अपॉन आर प्लस ए के आगे माइनस है, इसको हमें सॉल्व करना है, क्या मिलेगा, वी गेट के क्यू, सिंप्लीफाई करें, इतना तो आता ही आपको, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2a ऊपर 2a नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना मैथमेटिकली आपको आना चाहिए कैसे करना है। तो यस, तो ऊपर 2a नीचे आपका आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ना क्योंकि डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट के टर्म में आना चाहिए, तो आप देख सकते हो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, q इंटू 2a, तो q इंटू 2a आपको क्लियर नज़र आ रहा है, तो q इंटू 2a को p लिख दिया हमने डाइपोल मोमेंट, और अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा वी एक्सियल हमें मिल गया। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है, कंसेप्ट जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई किया था कि डायपोल लेंथ, स्मॉल डायपोल लेंथ के लिए तो r इज मच ग्रेटर देन a, फॉर r इज मच ग्रेटर देन a के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे देख लो, फॉर r इज मच ग्रेटर देन a आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नियरली आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यस वी एक्सियल आपका आ जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, ओके, यानी कि हमें मिल चुका है एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला, वी एक्सियल मिल चुका है हमें, जहाँ पे ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करने पे ये आपको मिला के पी डायपोल मोमेंट अपॉन आर स्क्वायर,
तो V एक्सियल आ गया, और आपको याद होगा E एक्सियल क्या बताया था हमने, E एक्सियल हमने बताया था 2kp/r क्यूब, क्योंकि जब V एक्सियल पढ़ो तो आपको E एक्सियल भी याद आना चाहिए। तो हमने E एक्सियल क्या पढ़ा था, हमने E एक्सियल पढ़ा था 2 टाइम्स ऑफ kp/r क्यूब, यानी इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो 2kp/r3 है, और V एक्सियल देखा जाए r2 है, तो ये E एक्सियल r3 के इन्वर्सली है और V एक्सियल r2 के इन्वर्सली है। क्लियर? नेक्स्ट, तो नेक्स्ट डेरिवेशन आपने इक्वेटोरियल स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ भी इक्वेटोरियल। क्लियर? तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टार्ट करते हैं, डायपोल ड्रॉ करते हैं, -q चार्ज पॉइंट ए पे एंड इससे स्मॉल डिस्टेंस पे +q चार्ज बी पॉइंट, और ये लेंथ डायपोल लेंथ ए बी। सिस्टम के सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है पॉइंट P का, वो पॉइंट क्या होगा, यस ब्रॉडन पोजीशन इस डायपोल लेंथ के ट्रांसवर्स, यानी कि ये पॉइंट हमने P इधर ले लिया, और ये OP डिस्टेंस हमारा R, वही ऐसे 90 डिग्री घुमा के इधर पहुंचा दें तो एक्सिस पे हो गया, इधर ये R, तो OP हमारा R। तो हमें -q की वजह से P पॉइंट पे फाइंड करना है, +q की वजह से P पॉइंट फाइंड करना है, और यहाँ पे वेक्टर तो सम करना ही नहीं है, सिंपल अलजेब्रिक सम करना है, तो बहुत सिंपल ही आंसर आ जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल -q चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q क्या होगा, इज V1 कह रहे हैं, और क्या वैल्यू होगी यहाँ पर, k चार्ज विथ साइन यानी -q अपॉन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस AP डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये 2a है तो ये वाला पार्ट a हो गया, पाइथागोरस थ्योरम, ये r ये a अंडर रूट में r² + a² डिस्टेंस आ गया, तो यस स्क्वायर रूट में r² + a² ये आ गया, तो V1 आ गया, यानी कि -kq अपॉन रूट में r² + a²। क्लियर? तो नाउ सेम +q की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +q इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज इज V2, एंड V2 क्या, k चार्ज पॉजिटिव है तो चलो ठीक है, kq अपॉन डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, यहाँ पर ये BP, यस BP डिस्टेंस सेम AP के इक्वल है यहाँ पर, अंडर रूट में r² + a², ये V2 आ गया। तो नाउ V1 आ चुका है, V2 आ चुका है, ये 2 चार्जेस से तो डायपोल बना है और कोई चार्ज है ही नहीं, तो नाउ द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -q एंड +q इज, जो नेट पोटेंशियल होगा वो दोनों का अलजेब्रिक सम होगा V1 + V2, यानी सीधे सीधे वैल्यू रख दो, आप देख लो, आप सीधे सीधे वैल्यू, ये माइनस में जो वैल्यू है ये वैल्यू प्लस में है, तो आप तो समझ गए कि आंसर क्या आने वाला है, -kq अंडर रूट में r² + a² + kq अपॉन अंडर रूट में r² + a²। आप क्योंकि जो चीज़ माइनस में है वो उतना ही प्लस में, तो क्या आ गया 0। तो नेट पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट 0 आ चुका है, यानी कि एट इक्वेटोरियल पॉइंट पोटेंशियल 0 है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको समझ आ रही है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे 0 नहीं है, लेकिन पोटेंशियल 0 है। तो पूछा जाता है कि क्या है, ऐसा पॉसिबल है कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है बट पोटेंशियल 0 है? यस, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस पॉइंट पे, याद है ई इक्वेटोरियल की वैल्यू, यस kp/r3। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है डायपोल, स्मॉल डायपोल के वजह से, क्योंकि ए को नेग्लेक्ट किया है, और वहीं पोटेंशियल 0 आ चुका है। क्लियर हो गया? तो ये डेरिवेशन तो बड़ी इजी थी, यानी कि ये चैप्टर 2 चैप्टर 1 के मुकाबले अब इजी है, क्योंकि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ वेक्टर फॉर्म में स्टडी किया, वेक्टर सम किया, उसको समझा, यहाँ तो बहुत सिंपल था। नाउ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। आपने चैप्टर 1 में टॉर्क स्टडी किया था, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इक्वल टू P sin थीटा। वही कंसेप्ट एनर्जी के फॉर्म में, जब किसी डायपोल को रोटेट करें
किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में और हमें यूनिफॉर्म वाला केस स्टडी करना है। तो यस, पहले तो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। तो हमने पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर। नाउ इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल प्लेस है, ये डाइपोल ऐसे प्लेस कर दिया, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, और आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ थीटा एंगल बना रहा है। तो हम क्या करें, यहाँ पे रोटेट करेंगे इस डाइपोल को, रोटेट करेंगे तो यहाँ पर जो रोटेट किया और रोटेट करने में जो वर्क डन करना पड़ा वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी से हम मेजर कर लेंगे, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट इसको हम θ1 मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन, और रोटेट करके यस इस पोजीशन पे ले आए, प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू इधर, और ये हमने इस तरीके से इधर रोटेट किया ऐसे करके ऐसे। तो नाउ अब एंगल क्या हो गया, θ2 हो गया। इनिशियली θ1, ये θ1 विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे रोटेट किया θ1 से θ2 पोजीशन, ये आपका P वेक्टर और E वेक्टर में θ1 एंगल है। नाउ रोटेट किया तो नाउ P वेक्टर और E वेक्टर में एंगल θ2। तो ऐसा करने में वर्क डन कितना करना पड़ा, तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद है, चैप्टर 7 क्लास 11th, यस, वर्क डन फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट dw इक्वल टू टाउ डी थीटा, याद आया। और जब इंटीग्रेट करते हैं तो वर्क डन मिल जाता है टोटल, तो जो टोटल वर्क डन मिलेगा आपको θ1 इनिशियल से θ2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाउ डी थीटा, θ1 से θ2। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल टाउ की वैल्यू पुट करनी है। हियर द टॉर्क इज, व्हाट इज द फॉर्मूला, PE साइन थीटा, पुट कर दो। तो देयरफॉर वर्क डन θ1 से θ2 PE साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट करना है। व्हाट इज PE, P आपका मोमेंट, डायपोल मोमेंट, जो कि बस रोटेट करने में तो चेंज नहीं हो रहा, तो P कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म यानी E भी नहीं चेंज हो रही, तो आपको P इंटीग्रेशन से बाहर लेना है और सिर्फ इंटीग्रेशन करना है साइन थीटा, क्योंकि थीटा के अकॉर्डिंग तो साइन टर्म वेरी कर रहा है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहाँ जल्दी में गलती होगी, तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, यस, θ1 से θ2, एंड व्हाट वी गेट, वैल्यू पुट कर दो, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, माइनस PE कॉस, पहले फाइनल वैल्यू θ2 माइनस इनिशियल वैल्यू कॉस θ1, नाउ माइनस अंदर ले जाओ। तो यहाँ से आपको क्या नजर आएगा, क्लियर है, यहाँ से जो वर्क डन आया वो PE और माइनस साइन अंदर जाने से कॉस θ1 आगे हो जाएगा, माइनस कॉस θ2 हो जाएगा। तो कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, तो दिस इज द वर्क डन, एंड दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी यही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। और इस पे बोर्ड के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे क्वेश्चन, तो आपको याद होगा मैंने आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताया। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जब θ1 0 हो, और अनस्टेबल तो θ 180। तो मैं कह रहा हूँ इनिशियली स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ ले गया तो कितना वर्क डन करना पड़ा, तो आपको θ1 0 रखना है, क्योंकि इनिशियल θ1 है, 0 रखना है cos 0, और θ2 फाइनल मतलब अनस्टेबल यानी 180। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, cos 0 1 माइनस ऑफ cos 180, तो cos 180 माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 टाइम्स ऑफ P आ जाएगा। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ना। अभी हम आगे चलते कुछ केसेस स्टडी करते हैं कि मान लेते हैं कि इनिशियली θ 90 है, ओके, हम θ1 जो है वो 90 मानते हुए और वहाँ से रोटेट कर रहे हैं, और θ2 को θ ले लेते हैं। इस केस में ये जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू, आप देख सकते हो θ1 को 90 ले लो, cos 90 0, तो आपको मिल जाएगा माइनस PE cos θ, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। आप कई जगह ये फॉर्मूला देखा होगा, तो समझ लो कि θ1 90 यानी मैक्सिमम टॉर्क पोजीशन से आप कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो θ1 90 से θ डिस्प्लेसमेंट है, तो माइनस P cos θ आ रहा है, एंड व्हाट इज
पी ई कॉस थीटा, पी वेक्टर ई वेक्टर और थीटा उनके बीच का एंगल, तो क्या लिखेंगे माइनस पी डॉट ई लिख सकते हैं। तो यानी ये फॉर्मूला आपको इस कंसेप्ट से मिल गया। और अगर आप देखें इसी फॉर्मूले में, इस कंडीशन के साथ, इस फॉर्मूले में अगर आप पुट करें कि थीटा 0 स्टेबल के लिए, तो यू आपका आएगा माइनस पी, यानी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और अगर थीटा 0 की जगह 180 रख दें तो यू आपका प्लस पी आएगा, यानी इट इज़ अ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्ड टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्लियर हो गया कंसेप्ट, ये डेरिवेशन, ये फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन ई एंड डीवी बाय डी आर। कुछ आइडिया अभी दे चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस वाले कंसेप्ट में। क्या रिलेशन होता है ई एंड डीवी बाय डी आर में, और ये रिलेशन आगे के कंसेप्ट में बहुत हेल्प करेगा, जो कि हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला कंसेप्ट है। तो स्टार्ट करते हैं, ये रिलेशन फाइंड करते हैं। इसके लिए वही एक चार्ज Q मान लिया, सोर्स चार्ज पॉइंट O पे, एंड इससे R डिस्टेंस पे पॉइंट P ले लेते हैं, ये R डिस्टेंस पे, और यहाँ पे कोई छोटा सा टेस्ट चार्ज Q0 डिस्प्लेस कराते हैं। तो हमने डिस्प्लेसमेंट यहाँ dr किया, dr वेक्टर, और आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q की वजह से है, P पॉइंट पे इधर की तरफ है E वेक्टर, और Q0 चार्ज पे फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि Q0 हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है इस डायरेक्शन में। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, dw इक्वल टू एफ डॉट डी आर, dw इक्वल टू एफ डॉट डी आर। तो नाउ व्हाट इज एफ, तो हियर एफ वेक्टर इज इक्वल टू Q0 E वेक्टर, तो देयरफॉर dw इक्वल टू क्या आएगा, Q0 E डॉट डी आर। नाउ E एंड डी आर 180 डिग्री एंगल, यस थीटा 180 है, E एंड डी आर के बीच का एंगल 180 है, तो देयरफॉर dw आपको मिल जाएगा माइनस E डॉट डी आर, ई डी आर कॉस 180 माइनस 1, तो ये आपका Q0 माइनस साइन लगा देते हैं, ई डी आर लिख देते हैं, तो माइनस Q0 ई डी आर हमारा ये आ गया dw। तो नाउ dw अपॉन Q0 क्या होता है, dv होता है, कि माइनस ई डी आर। तो नाउ dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर मिल गया आपको, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर मिल गया, और यहाँ से E मिल जाएगा आपको माइनस dv बाय डी आर, E इक्वल टू माइनस dv बाय डी आर। यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस साइन। माइनस साइन ये बता रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर हम इधर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। माइनस साइन सिग्निफाइड एट, माइनस साइन सिग्निफाइड एट इन द डायरेक्शन, अभी चीज बहुत यूज होगी आगे, in the direction of E vector, in the direction of E vector potential V, potential जो V है is decrease, ये डिक्रीज होगा। अब इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं इधर पॉइंट P से अगर इधर ले लूँ पॉइंट, कोई पॉइंट A ले लूँ इधर इस साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ले रहा हूँ, तो P पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा A पे, जो P से A की तरफ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो मतलब डिक्रीज होगा तो A पे पोटेंशियल कम होगा, P पे ज़्यादा। और B पॉइंट ले लें, P से B जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा। माइनस साइन यही सिग्निफाई कर रहा है। क्लियर? तो जो हमने कंसेप्ट पढ़ा E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, अब यहाँ पे बहुत यूज़ होगा। सिर्फ रटना नहीं है, कुछ टॉपिक जो ऐसे हैं जो हम रट लेते हैं वो रटने नहीं होते, वो फॉर्मूले से ही समझना पड़ता है। तो हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जैसा हम नाम देख रहे हैं, इक्वल पोटेंशियल, यानी वो सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल इक्वल या सेम हो, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किए हैं, 3, ये एक अंदर है, ये इस तरीके से, नेक्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, ये 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। और मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट करूँ, एक पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने ये एक फर्स्ट सरफेस लिया, इस पॉइंट को मैंने A ले लिया कि ये पॉइंट मेरा A है, इस पॉइंट A, और फिर यहाँ इसी सरफेस को ले रहा हूँ, मैं इसी सरफेस को ले रहा हूँ। कैसा सरफेस है, देखने में सर्कल है, 3D फिगर के अकॉर्डिंग ये स्फेयर है। पॉइंट चार्ज के वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकल होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस,
स्फेरिकल कैसे होता है अभी वही समझ लेंगे कि जो पॉइंट ए है वो प्लस क्यू चार्ज से R1 डिस्टेंस पे, ठीक है। वैसे इसी सरफेस पे ये जो आपका स्फेरिकल बना हुआ है, एक पॉइंट बी ले लेता हूं, पॉइंट बी ले लिया, तो जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है वहां पोटेंशियल सेम है। आप देख सकते हो कि प्लस क्यू से डिस्टेंस सेम है और चार्ज भी वही है, तो पोटेंशियल अगर आप ए पॉइंट पे देखो वी ए के, चार्ज वही क्यू है और डिस्टेंस ए पॉइंट का R1 डिस्टेंस ले लेते हैं। नाउ वी बी आप देख लो, पोटेंशियल एट बी, चार्ज के और चार्ज क्यू, के क्यू और डिस्टेंस इसका भी तो R1 है, तो देखो पोटेंशियल एट ए और बी तो सेम आया ना, क्योंकि चार्ज वही है जिसके वजह से पोटेंशियल निकालना है, डिस्टेंस भी उतना ही है, के तो सबके लिए कांस्टेंट, के तो आपका वही है, कांस्टेंट ही है। अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हो क्लियरली कि पॉइंट ए और बी के लिए, क्योंकि R1 डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी पोटेंशियल सेम है, तो इस सरफेस के अलोंग, चाहे यहाँ पॉइंट सी ले लो ऐसे करके, इस सरफेस के अलोंग अगर मैं मूव करूँ तो पोटेंशियल क्या है, सेम है, सेम आ रहा है। तो अब ड्रॉ करें तो आप पूरा स्फेरिकल बन रहा है ऐसे करके, क्योंकि स्फेयर के लिए क्यू सेंटर मानते हुए R फिक्स डिस्टेंस हो गया, तो ये आपका स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिया। दूसरा ये देखो आप, अब दूसरे को समझते हैं, ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस पॉइंट को मैं P ले लेता हूं, तो अब सेम वे कि बस ये डिस्टेंस R2 हो गया, तो अब इस सरफेस के अलोंग जो भी पोटेंशियल होगा P के अकॉर्डिंग कहूँ तो VP क्या होगा, KQ, और इसका रेडियस R2 ले लेते हैं, और यहाँ पे इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लूँ ऐसे करके, तो KQ/R2 तो रहेगा पोटेंशियल, तो ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है। वैसे ही मैं यहाँ पर एक Q पॉइंट ले लेता हूँ तीसरे सरफेस के लिए, तो Q के लिए KQ चार्ज तो वही रहा, डिस्टेंस R3 हो गया। अब ये Q पॉइंट के अकॉर्डिंग इधर कोई पॉइंट लूँ, इधर कोई पॉइंट लूँ, यहाँ पोटेंशियल जो भी रहेगा इस सरफेस पे सेम रहेगा। तो यानी ये तीन अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस R1 रेडियाई वाला, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस R2 रेडियाई वाला, और तीसरा R3 रेडियाई वाला। अब ये तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, यानी R1 रेडियाई वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कुछ पोटेंशियल होगा, R2 रेडियाई वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ सरफेस पे पोटेंशियल होगा, और R3 वाले पे कुछ पोटेंशियल होगा। अब इन तीनों पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, क्या तीनों पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल है? नहीं, पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल नहीं है, पोटेंशियल की वैल्यू इन तीनों सरफेस की अलग अलग है। तो कन्फ्यूजन बच्चा ये होता है कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्यों कह रहे हैं, भाई ये अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया है, एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन ये जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इस सरफेस पे सभी पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है। तो यहाँ पे 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की हैं, और उन सरफेसेस के अलोंग अगर मूव करेंगे तो पोटेंशियल सेम रहेगा। ये है। अब जो मैंने 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया है, इसमें देख सकते हो ये दोनों क्लोज और ये मैंने थोड़ा दूर ड्रॉ किया है, रटना नहीं है, ऐसा क्यों है ये समझना है। तो ऐसा क्यों है, आपके पास फॉर्मूला है E = dV/dr माइनस साइन, तो बस ये बता रहा है, माइनस साइन का अलग मतलब है और फॉर्मूले की अलग वैल्यू निकालेंगे। तो माइनस साइन से ये तो क्लियर हो जाएगा कि पोटेंशियल R1 वाले का ज़्यादा है, R2 वाले के R3। तो अब देखो प्लस क्यू चार्ज है, ये जो ब्लैक लाइन से मैंने ड्रॉ किया वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो आप देख सकते हो पॉइंट A, P और Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल कम है, इसका पोटेंशियल सबसे कम है इन तीनों में, फिर इसका पोटेंशियल, और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इस पॉइंट का है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग, यानी आप देख सकते हो कि ये डायरेक्शन ऐसे करके, इसमें इस तरीके से ले लो, या आप इधर देख सकते हो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आप देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यानी यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ और कम, यहाँ और कम, माइनस साइन यही बता रहा है। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये कम डिस्टेंस से ज़्यादा क्यों, आप इसके लिए मैग्नीट्यूड देख लो। अब यहाँ से दिखेगा कि जो dV है वो EDR, dV का जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, भले ही यहाँ पोटेंशियल कम है, यहाँ पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा और यहाँ और ज़्यादा है, तो मैंने जो सरफेस बनाया कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो इन टू सरफेस के बीच का 2 वोल्ट है, तो इन दोनों के बीच का भी 2 वोल्ट ही है।
तो dv सेम है, फॉर सेम dv ले लेता हूँ, फॉर सेम dv ले लेता हूँ, और अगर dv सेम है यानी कि फॉर 2 वोल्ट इनके बीच का डिफरेंस है, 2 वोल्ट इनके बीच का डिफरेंस है, तो आपका dv सेम है तो e इंटू डी आर सेम यानी कांस्टेंट हो गया, सेम यानी कांस्टेंट हो गया। तो अगर e इंटू डी आर कॉन्स्टेंट हो गया तो अगर e की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तो डी आर इंक्रीज होगा, यानी डी आर मीन्स सेपरेशन बिटवीन द सर्फेसिस। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे अवे जाएंगे e डिक्रीज होगा, e डिक्रीज होगा, और e डिक्रीज हुआ तो डी आर इंक्रीज होगा, तो डिस्टेंस सेपरेशन बढ़ा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे e और यहाँ पे e ऐसे अवे जा रहे हैं तो e डिक्रीज हो रहा है, डी आर बढ़ रहा है। इसीलिए बिटवीन द टू इक्विपोटेंट सर्फेसेस सेपरेशन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सेपरेशन वहाँ बढ़ता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होती है। तो इस तरीके से इनका सेपरेशन अलग अलग है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या चीज़ सेम मानी कि इन दो के बीच का सेम पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का सेम पोटेंशियल। यानी कि अगर मैं कहूँ कि पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर ये तीनों पॉइंट है, पोटेंशियल आपका यहाँ पर 10 वोल्ट है और 2 वोल्ट का डिफरेंस ले रहा हूँ, तो आप बता सकते हो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर 12 वोल्ट होगा और यहाँ पर 14 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज भी हो रही है, देखो 14, 12 और 10। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज भी हो रही है, जो कि माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है, तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस dv सेम माना, e dr सेम यानी कांस्टेंट माना, तो e डिक्रीज हो रहा है तो dr इंक्रीज हो रहा है। यानी एक और फोर्थ वन ड्रॉ करूं, फोर्थ वन, तो ये जो सेपरेशन के बीच का है उससे ज़्यादा सेपरेशन होगा, फोर्थ वन और ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो ये हमने इक्विपोटेंशियल के सरफेस का कंसेप्ट अभी हमने प्लस क्यू चार्ज के लिए स्टडी कर लिया। तो पॉइंट चार्ज के लिए कैसा होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल होता है, और 3 बनाने हैं, जिसमें से जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी वहाँ पे सेपरेशन कम होगा, डी कम होगा, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगी तो सेपरेशन डी ज़्यादा होगा। क्लियर। नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने पॉइंट चार्ज के लिए स्टडी कर लिया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया था हमने चैप्टर 1 में, तो देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, ये लाइंस पैरेलल और इक्वली सेपरेटेड होती हैं, कहीं भी लाइंस क्लोजर और फार अवे नहीं है, सब इक्वली सेपरेटेड है, यानी थ्रू आउट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वही यहाँ पे भी और वो यहाँ पे भी है। लेकिन बात करें क्या पोटेंशियल सेम रहेगा, मैं कह रहा हूँ ये एक सरफेस फर्स्ट है, पॉइंट ए ले लेता हूँ, पॉइंट बी ले लेता हूँ और पॉइंट सी ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने प्लेन ड्रॉ किया है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। 3 ड्रॉ करनी है ना, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ये और एक ये। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल थी इक्विपोटेंशियल सरफेस, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए प्लेन है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये प्लेन आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ, तो पोटेंशियल इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट लूँ, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, यानी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन होगा। तो 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, प्लेन होगा। अब बात करें इस सेकंड सरफेस पे आ जाए, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल जो भी इस सरफेस के अलोंग होगा वो सेम होगा, लेकिन यहाँ का जो पोटेंशियल है और यहाँ का पोटेंशियल ये दोनों सेम नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही ए पॉइंट पे जो है वो बी के इक्वल है, वो सी के इक्वल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जरूरी कि वी ए वी बी वी सी इक्वल होगा। ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अलग। इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका पोटेंशियल सेम होगा, इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट लेंगे उसका पोटेंशियल सेम होगा, वैसे यहाँ पे भी। लेकिन ये तीनों का पोटेंशियल सेम होगा नहीं, समझते हैं सब। तो अगर वी ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी है, यानी कि आपका क्या होगा, ये कांस्टेंट है यूनिफॉर्म, तो पोटेंशियल की वैल्यू आप बताओ, यहाँ पर V1 ज़्यादा है, V2 ज़्यादा है या V3? मैंने कहा इक्वल तो नहीं है तीनों, तो फिर बताओ ग्रेटर किसका है। तो ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन सिग्निफाई डेट कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अब ये चीज़ अप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, पोटेंशियल डिक्रीज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब V3 की वैल्यू कम होगी V2 से। तो यहाँ से क्लियर हो गया इस माइनस साइन के कंसेप्ट से कि जो आपका V1 है वो ग्रेटर है, क्योंकि इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, ये ग्रेटर है
V2 से और V2 ग्रेटर है V3 से। तो इन तीनों सरफेसेस में से पोटेंशियल फर्स्ट सरफेस का ज़्यादा है, सेकंड सरफेस का उससे कम, थर्ड का उन सब से कम। लेकिन अब चीज़ नेक्स्ट आती है कि इनके बीच का सेपरेशन, ये जो सेपरेशन है इसको मैं dr कह रहा हूँ, तो ये जो सेपरेशन इन दोनों के बीच का वही सेपरेशन इन दोनों के बीच का ही होगा। जबकि इससे पहले वाले में क्यों नहीं था? क्योंकि इससे पहले वाले में E वेरिएबल था, E इंटू dr कांस्टेंट, यानी हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस लिया। हमने कहा कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो सेम है, भले ये V1 ज़्यादा V2 से, लेकिन जब डिफरेंस मान लो 2 वोल्ट है तो वैसे ही V2 और V3 के डिफरेंस भी 2 वोल्ट होना चाहिए। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यानी EDR कांस्टेंट के लिए, EDR कांस्टेंट के लिए अगर E ज़्यादा होता है तो DR कम होता है, सेपरेशन कम होगा। लेकिन अगर E कम होगा तो DR ज़्यादा होगा। ये तो स्टडी किया था हमने। यहाँ पे क्या है? E तो कांस्टेंट है। जब यहाँ पे E कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है तो DR भी तो कांस्टेंट रहेगा ना, इसीलिए यहाँ पर DR भी कांस्टेंट है, यानी इनके बीच का सेपरेशन और इनके बीच का सेपरेशन सेम रहेगा। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर होता कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही होती, E इंक्रीज हो रहा होता तो सेपरेशन आगे DR कम होता। क्लियर है? अब मैं ऐसे बना देता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और E यहाँ पर इंक्रीजिंग है, और यहाँ पे अगर मुझे इक्विपोटेंट सरफेस शो करना है तो जैसे मैंने ये शो किया, छोटा सा पार्ट प्लेन लेंगे, वैसे पूरा अगर इमेजिन करें तो इसलिए प्लेन नहीं होता, स्मॉल पार्ट प्लेन से दिखा देते हैं, स्मॉल पार्ट। अब नेक्स्ट मैंने ये ड्रॉ किया, ये तीसरा ड्रॉ करूंगा तो क्लोजर होना चाहिए फार अवे। तो ये जो सेपरेशन आप देख सकते हो, नेक्स्ट सेपरेशन कम होगा या ज़्यादा, या सेम रहेगा? सेम तब रहेगा ना जब E कांस्टेंट रहेगा। अब E ज़्यादा है, अगर E ज़्यादा तो DR कम होना चाहिए, तो नेक्स्ट क्लोजर बनेगा और इसके नेक्स्ट और क्लोजर बनेगा, यानी E ज़्यादा होगा तो DR कम होगा। देखो E ज़्यादा होगा तो DR कम होगा, सेपरेशन कम होगा। तो वही चीज़ है, E इंक्रीज हो रहा है, DR कम हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें तो अब यहाँ पे ज़्यादा समझना ही नहीं है, क्योंकि जो समझना था हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट से समझ लिया कि फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, E माइनस dV/dr। अब यहाँ पे देखो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ हैं, डाइपोल के से ड्रॉ कर चुके हैं। ये जो आपने देखा, आप ध्यान से देखो, सर्कल नहीं है ये, है ना, सर्कल नहीं है एग्जैक्टली। यहाँ से आप प्लस Q से देखें तो यहाँ से क्लोजर और यहाँ से दूर है, यहाँ से क्लोजर है, यहाँ से दूर है, यानी आप बेसिकली क्या है कि यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा क्लोजर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोजर होती है तो E ज़्यादा होता है, और अगर E ज़्यादा है तो DR क्या होगा? कम। तो इसीलिए ये देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 बनाए सरफेसेस, तो ये जो सरफेसेस है वहाँ पे क्लोज एक दूसरे के, जबकि यहाँ पे वो डिस्टेंस ज़्यादा है। ड्रॉ अलग से करता दिखाता हूँ आपको कि प्लस Q चार्ज और ये माइनस Q चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं। पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ किया, स्फेयर नहीं बनाएंगे आप, सिर्फ पॉइंट चार्ज होता है सिर्फ अकेला। तो यहाँ से क्लोज है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी स्ट्रॉन्गर होती बिटवीन प्लस एंड माइनस, यहाँ से अवे, इधर से भी क्लोज, इधर से देखो, इधर आपका क्लोज है, DR कम है, इधर DR ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ E ज़्यादा होगा वहाँ DR कम होगा। वैसे यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, इधर से क्लोजर, इधर से दूर, ऐसे। तो ऐसे ही आपको 3 ड्रॉ कर देनी है, 3 सफिशिएंट इक्विपोटेंट सरफेस, इस तरीके से। और क्या ध्यान रखा हमने कि जहाँ पे E स्ट्रॉन्गर है, भाई प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है, लाइन ज़्यादा क्लोज भी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा क्लोज है, मतलब E ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो अगर E ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज है, तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो वो भी क्लोज होंगी, DR इनके बीच का कम होगा। जबकि यहाँ पे वही सरफेस है, क्योंकि यहाँ इन्हीं 2 सरफेस का सेपरेशन कम है और यहाँ पे इन्हीं 2 सरफेस का सेपरेशन ज़्यादा है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर है, वीक है। तो इन द रीजन ऑफ वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड, सेपरेशन बिटवीन द 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस, E अगर कम है तो DR ज़्यादा होगा। इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं आपको डायरेक्ट, आपको NCERT में कुछ ऐसा ही ड्रॉ है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइक चार्जेस।
दोनों प्लस प्लस प्लस, तो अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये देखो अब पॉजिटिव में क्या होता है, बीच में जीरो हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इधर लाइंस ज़्यादा होती हैं, रिपल कर रहा है ना इस तरीके से, प्लस प्लस रिपल करता है, तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब जहाँ ई ज़्यादा होगा तो डी आर कम होगा, बस यही कंसेप्ट देखना है। प्लस प्लस ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर पहले ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इधर से क्लोजर होगा, इधर से थोड़ा दूर होगा, देखो इधर से क्लोजर, इधर से थोड़ा दूर होगा, इधर से क्लोजर उल्टा हो गया डायपोल की तरह, यहां से क्लोजर हो गया, इधर से दूर हो गया, इधर से क्लोजर है, इधर से डिस्टेंस ज़्यादा है, इधर से क्लोजर है, इधर से डिस्टेंस ज़्यादा है, एंड लास्ट वन ड्रॉ करते ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे डायपोल का उल्टा है, डायपोल में बिटवीन द चार्ज प्लस माइनस के बीच में लाइंस डी आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, डी आर आपका वहां पे क्लोजर था, यहां पर इधर साइड में आपका जो है वो डी आर क्लोजर होगा, और यहां पे डी आर आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रीजन में ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो ये सेपरेशन कम है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीकर है, तो यहाँ पे सेपरेशन ज़्यादा है, ये सेपरेशन ज़्यादा और जबकि यही सेपरेशन यहाँ पर बहुत कम है। तो ये कंसेप्ट है और आपको इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो यस, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो अभी हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया, अब वहाँ से जो हमने ड्रॉ किया कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अदर इज जीरो। वर्क डन जीरो होता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि एक प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज ले लिया, और इसके अराउंड अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस में ड्रॉ करूं तो ये मैंने ड्रॉ किया इक्विपोटेंशियल सरफेस जो कि स्फेरिकल शेप का होगा। ठीक है, हमें समझना है, तो बड़े सिंपल एग्जांपल से समझना है कंसेप्ट को। तो अब बात करें पोटेंशियल की, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल सेम होगा, चाहे पॉइंट ए चाहे पॉइंट बी, पोटेंशियल सेम होगा पॉइंट ए पे और बी पे, वी ए और वी बी इक्वल होगा। तो क्योंकि वी ए वी बी के इक्वल है, तो वर्क डन अगर क्यू चार्ज को मूव करा रहे हैं आप, किसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, चलो मान लेते हैं कि इस क्यू नॉट चार्ज को आप ये ए से बी मूव करा रहे हैं, अलॉन्ग द इक्विपोटेंशियल सरफेस मूव करा रहे हैं, तो जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, ये कहा जा रहा है फर्स्ट प्रॉपर्टी में। कैसे? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू डेल्टा वी, एंड व्हाट इज डेल्टा वी? पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जीरो, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। तो यहाँ पे डेल्टा वी जीरो है क्योंकि पोटेंशियल सेम है ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वर्क डन क्या आ गया? जीरो आ गया। तो क्लियर हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी कि वर्क डन, जो टेस्ट चार्ज को आप मूव करो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करूँ इस तरीके से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देखो ये नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि डायग्राम में भी दिख रहा है कि ये नॉर्मल है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करें कि परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। तो यस, इसी फॉर्मूले से आगे चलते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? यस, वर्क डन का फॉर्मूला जो हमारा होता है, जैसे स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी आर, और क्यू नॉट चार्ज को मूव कर रहे हैं जैसे, तो क्यू नॉट ई एफ वेक्टर होता है, तो क्यू नॉट ई डॉट डी आर, और क्योंकि वर्क डन जीरो होता है तो ये जीरो कर देते हैं। दिस इंप्लाइज कि ई डॉट डी आर आपका जीरो आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आप ऐसे डी आर डिस्प्लेसमेंट करें तो वर्क डन तो जीरो है। फॉर डिस्प्लेसमेंट डी आर अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन जीरो, दैट मीन्स ई डॉट डी आर जीरो, और डॉट प्रोडक्ट जीरो मीन्स ई और डी आर के बीच का एंगल क्या होगा? यस, थीटा 90 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस थीटा अगर जीरो तो थीटा 90 डिग्री, हैंस प्रूव हो गया। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने क्लियर कर ली, कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। नाउ थर्ड वन, इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इंटरसेक्ट नहीं करते, हमने जो लाइंस ड्रॉ की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की और फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया हम लोगों ने, वो वहाँ पे हमने देखा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो आपका इंटरसेक्ट नहीं करता। जैसे ये ड्रॉ किया है, ऐसा नहीं कि कोई मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इंटरसेक्ट नहीं करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट, एंड दैट टू टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेम पॉइंट।
जो कि पॉसिबल नहीं है। इन द सेम वे इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू नॉर्मल। ध्यान रखना, नॉर्मल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल हैं, जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये ड्रॉ कर दिया कि बाय चांस अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या है, आपका एक नॉर्मल ये मिलेगा और एक नॉर्मल ये मिलेगा, और नॉर्मल देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एक पॉइंट पे तो एक ही डायरेक्शन होगी ना, तो यानी कि ये गलत है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करता है। नाउ द फोर्थ वन, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजली स्पेस इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि मैंने आपको समझाया भी था, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जहाँ क्लोजर है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। तो जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्ट्रॉन्गर है तो वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगी, क्लोजर होंगी, क्योंकि आपका ई ज़्यादा तो डी आर कम, ई ज़्यादा तो डी आर कम, यानी कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन कम होगा। क्लियर हो गया प्रॉपर्टीज? यस। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस हम फाइंड कर रहे हैं। तो अभी कुछ भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं, और ये 2 पॉइंट चार्ज आकर एक सिस्टम रेडी कर रहे हैं। तो अभी कुछ भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक चार्ज लाके हमने इस पॉइंट ए पे रख दिया। कहाँ से लाया? माना जाता है इन्फिनिटी से ला करके एक चार्ज Q1 को यहाँ प्लेस कर दिया। तो वर्क डन कितना करना पड़ा? नो, जीरो वर्क डन। क्यों? फोर्स लगाने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो वर्क डन इस Q1 चार्ज को लाने में वर्क डन हो गया 0। और आप सोच रहे हो कि वर्क डन क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि आपने अब तक तो 11 से 12 क्लास में ये आइडिया तो मिल ही चुका है कि वर्क डन से हम पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं। तो यस, वर्क डन हमने Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए पे लाके प्लेस किया, और वर्क डन 0। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई दूसरा चार्ज पहले से नहीं है, तो वर्क डन 0 हुआ ना। अब पॉइंट बी जो कि इस Q1 चार्ज से R12 डिस्टेंस पे है, मैं Q2 चार्ज ला करके यहां प्लेस कर रहा हूं। कहां से? इन्फिनिटी से ला करके प्लेस कर रहा हूं। तो क्या ये वर्क डन करना पड़ा? हाँ, ये वर्क डन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि Q2 से पहले Q1 आ चुका, और Q1 उस पर फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो वर्क डन यहाँ होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला, यस, वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमने डेरिवेशन किया है वहाँ से आ जाएगा। नहीं तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आपको बता दें, जिस चार्ज को लेके आए जिस पॉइंट पे, वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल, क्योंकि अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 की वजह से, तो वहाँ पे पोटेंशियल इस Q1 की वजह से होगा। तो Q2 इंटू उस B पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, ये बेस्ट फॉर्मूला है यूज़ करना यहाँ पर। तो वर्क डन W2 Q2 चार्ज को लाने में उस पॉइंट B तक, तो Q2 चार्ज को लेके आए और B पॉइंट पे लेके आए, तो वहाँ पोटेंशियल क्या होगा, और वो पोटेंशियल क्या होगा बता सकते हैं? यस, तो W2 इज इक्वल टू Q2, और पोटेंशियल होगा Q1 के वजह से, और Q1 के पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल पहले से क्या होगा, K Q1 अपॉन डिस्टेंस R12, और यहां से हमें W2 मिल गया, K Q1 Q2 अपॉन R12। क्लियर? तो नाउ द टोटल वर्क डन इज W1 प्लस W2। ओके, ऐड कर दिया, ये तो 0 हो गया, यानी दिस इज इक्वल टू टोटल वर्क इज इक्वल टू वर्क डन इन द सेकेंड केस। फर्स्ट वाला 0 हो गया, तो हमारा आ गया K Q1 Q2 अपॉन R12, एंड दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से नहीं है। क्लियर हो गया? अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए सिस्टम ऑफ दिस 2 चार्जेस, कि ये 2 चार्जेस है और R12 डिस्टेंस पे है, यानी कि इसका डिस्टेंस दिया है, तो यस, ये फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन उन दोनों चार्जेस का डिस्टेंस। ध्यान रहे, पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, इनके बीच का सेपरेशन हाफ कर दिया जाए, तो हाफ करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा? तो यस, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये, और डिस्टेंस हाफ करने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हाफ करने पे पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगी। और वर्क डन कैसे मेजर करेंगे? वर्क डन मेजर करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से वर्क डन मेजर कर लेंगे। नाउ अब इसमें दूसरा केस कि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यस, अगर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में Q1 Q2 चार्ज लेके आ रहे हैं, देन पॉइंट ए पे ला करके Q1 चार्ज रखा,
तो वर्क डन करना पड़ा। यस, क्योंकि हमें गिवन है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यस प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से ही है, जो E है वो R का फंक्शन है, E इज अ फंक्शन ऑफ R, डिफरेंट पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफरेंट वैल्यू। तो यानी कि अब Q1 चार्ज को लाने में यहाँ पे वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि कहा गया कि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नाउ इस केस में वर्क डन W1 0 नहीं होगा, चार्ज Q1 को लेके आए और जिस पॉइंट पे लेके आए, यस वहाँ पे पोटेंशियल होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पोजीशन R1 पे, इसको कहते हैं R1 पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इस R1 पोजीशन वेक्टर पे ये आपका पोटेंशियल VR1 होगा, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो Q1 इंटू पोटेंशियल। अब B पॉइंट पे चार्ज लगा रहे हैं Q2, तो जो भी B पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो तो Q1 की वजह से होगा ही, प्लस इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी होगा। तो वर्क इन द सेकेंड केस Q2 चार्ज के लेके आए पॉइंट B पे, तो पॉइंट B पे जो पोटेंशियल होगा, यस वो पोटेंशियल होगा VR2, क्यों VR2 इस पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके वजह से, प्लस इसके वजह से Q1 चार्ज के पोटेंशियल होगा, दैट इज K Q1 अपॉन डिस्टेंस इनका R12 हमने लिया R12, क्लियर। और यहां से आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो देयरफॉर जो टोटल वर्क डन इस केस में आएगा वो आएगा Q1 पोटेंशियल एट R1 ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q2 पोटेंशियल एट R2 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस K Q1 Q2 अपॉन R12। यानी कि अगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आपको एडिशनल वर्क डन करना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट, यस आगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस वाला है। तो वहां पे कुछ चीजें स्टडी करनी है हमें और अच्छी समझ आए, तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नॉलेज होनी चाहिए इसकी। इस नॉलेज से वहाँ के कंसेप्ट, आपके आगे के कंसेप्ट जो हैं वो थोड़े इजी हो जाएंगे। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, सबको पता है क्या है कंडक्टर्स, क्या है कंडक्टर्स, यस वो मटेरियल हैं, वो कंडक्टर यानी एग्जाम्पल कह सकते हैं मेटल या ग्रेफाइट, वो मटेरियल जिसमें बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर्स आपको इस रूम टेम्परेचर मिल जाएंगे, और यही फ्री चार्ज कैरियर्स ही कंडक्ट करेंगे जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, और यही फ्री चार्ज के लिए मूव करेंगे इन द कंडक्टर और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो दे आर कंडक्टर्स, क्योंकि बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर्स हैं। जबकि इंसुलेटर्स में फ्री चार्ज कैरियर्स आपको नहीं मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है, ये ना के बराबर होंगे, बहुत ही कम। तो ऐसे इंसुलेटर्स कहलाते हैं। और इंसुलेटर में आपको पता है प्लास्टिक रॉड है, नायलॉन, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाली, ये कंडक्ट नहीं करने वाले। तो यस क्लियर हो गया कंडक्टर इंसुलेटर। लेकिन बात करें यहाँ पर आगे फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर। तो जो फ्री चार्जेस, कंडक्टर में फ्री चार्जेस भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, फ्री चार्जेस भी जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाउंड चार्जेस भी हैं। तो फ्री चार्जेस क्या है कि जो आपके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इस रूम टेम्परेचर में, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं मोस्टली, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह इनसाइड द कंडक्टर मूव कर सकते हैं। हाँ, कंडक्टर को छोड़ के कहीं बाहर नहीं चले जाएंगे, इनसाइड द कंडक्टर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए फ्री हैं। जबकि बाउंड चार्जेस जो हैं, जो इनसाइड में इनर मोस्ट सेल्स में जो हैं आपके, और जो आयंस हैं वो मूवेबल नहीं है, वो बाउंड चार्जेस हैं। जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स है, चलो उनमें से मैक्सिमम फ्री हैं, तो वो फ्री होकर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो फ्री चार्ज कह रहे हैं। बट अंदर और भी सेल्स हैं और वहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हैं, वो नहीं मूव करेंगे। क्लियर हो गया, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर। नाउ नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। आगे हमारा जो टॉपिक कैपेसिटर या कैपेसिटेंस है, वहाँ हमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी प्लेस करना होता है। और क्यों करना होता है आप वहाँ समझेंगे कि कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, तो डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन समझना है। तो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वैसे तो डिवाइडेड है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर जो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें पहले से ही डायपोल मोमेंट होता है, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता है, तो पहले से एक डायपोल होता है, वो पोलर मॉलिक्यूल हो गए। एग्जाम्पल HCl, H2O। वेयरएस कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव कोइंसाइड करता है। और एग्जांपल CH4।
या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के। तो आगे चलते हैं थोड़ा डिटेल में डाइलेक्ट्रिक के बारे में कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो वो उसमें डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। यस, तो कैसे इंड्यूस हो जाता है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर देता हूँ आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम सिंपली समझने के लिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये पता है कि भाई ये इधर पॉजिटिव प्लेट होगा कोई, और इस साइड कोई नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ, और यहाँ पे हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर मैंने प्लेस किया या डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस किया तो क्या हुआ, यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और जो इंड्यूस हुआ यस ये प्लस है, तो इस प्लस के साइड माइनस हो जाएगा और माइनस के साइड इधर प्लस, ये इधर प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और दिस साइड माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये जो चार्ज इंड्यूस, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है, मेटल होता तो जितना ये प्लस है उतना ही प्लस इधर होता, और जितना ये माइनस उतना माइनस इधर होता, तो सेम इंड्यूस होता, जैसे कि हमने इंडक्शन में कंसेप्ट समझा था। डाइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है आपका इधर मान लेते हैं कि कुछ माइनस क्यू डैश चार्ज और ये प्लस क्यू डैश चार्ज इंड्यूस हुआ, ठीक है। तो इधर प्लस से इधर प्लस, यानी प्लस की साइड इधर माइनस हुआ, इस माइनस की साइड इधर प्लस हुआ, तो यानी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर चार्ज शिफ्ट हुए। तो यहाँ पर प्लस और माइनस ये चार्ज आपका इंड्यूस हुआ, और आप यहाँ देख सकते हैं कि अंदर ये समझ लो कि पोलराइज हो गया, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो पोलराइज हो गया, एक तरफ प्लस मिल गया एक तरफ माइनस मिल गया, यानी एक प्लस और माइनस और बीच में सेपरेशन, और इस सेपरेशन को आप डी ले लो। तो देखो प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज और बीच में सेपरेशन डी है, तो डायपोल मोमेंट है। तो डायपोल मोमेंट यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट होगा, जो इंड्यूस डायपोल मोमेंट होगा, मैं कह रहा हूँ इंड्यूस डायपोल मोमेंट, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा डाइलेक्ट्रिक को तो डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, और वो कितना हुआ, यस क्यू डैश मैग्नीट्यूड ऑफ अदर चार्ज इनटू डायपोल लेंथ डी। तो यानी जो इंड्यूस डायपोल मोमेंट है पी इंड्यूस्ड वो क्यू डैश इंटू डी है। तो क्लियर हो गया कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, और वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई है और इसमें प्लेस किया, तो डायपोल मोमेंट उसमें इंड्यूस हुआ, और इंड्यूस डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्यू डैश इंटू डी होगा। अगर मेटेलिक स्लैब होगा तो यस, अगर ये क्यू डैश कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर कोई प्लस क्यू चार्ज होता तो उतना ही यहाँ माइनस क्यू होता, तो मेटल में। फिलहाल डाइलेक्ट्रिक में क्यू डैश है। तो ये इंड्यूस डायपोल मोमेंट है। अब बात करते हैं पोलराइजेशन क्या होती है। तो जो पोलराइजेशन होता है ये डिफाइन किया जाता है, पोलराइजेशन इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो पोलराइजेशन होता है वो इंड्यूस डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ दिस स्लैब, तो हम इसको 3D फिगर के अकॉर्डिंग देख लें आप ऐसे करके, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये इसका एरिया है, और ये डी, यस ये इसका डी माइनस और प्लस बीच का सेपरेशन है, इस तरह से लेंथ भी ले सकते हैं। तो इंड्यूस डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस स्लैब, तो इस स्लैब का कुछ वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू डी होता है। तो व्हाट इज पोलराइजेशन, पोलराइजेशन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखा गया तो पोलराइज हो गया। तो जो पोलराइजेशन है इट इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट per unit volume of this dielectric slab. And what is induced dipole moment, q dash into d, and what is volume, a into d, और ये d से d कैंसिल, q dash अपॉन a, ये सिग्मा डैश यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी आ गई। तो ये आपका पोलराइजेशन है। अच्छा ये भी देखा गया है कि जो पोलराइजेशन है, जो पोलराइजेशन p है वो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी पोलराइजेशन होगा। जो पोलराइजेशन की वैल्यू है ये तो यहाँ से डिराइव कर लिया फॉर्मूला, सिग्मा डैश तो आ ही गया, लेकिन इट इज ऑब्जर्व डेट कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, यस दिस स्काई ई। आपने मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी आगे स्टडी करना है चैप्टर 5 में,
मैग्नेटिज्म मैटर में। तो वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहलाती है, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहलाती है। दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। क्लियर हो गया? तो ये आपको पोलराइजेशन का एक और फॉर्मूला मिल गया। तो सफिशिएंट इतना आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। यस, नेक्स्ट कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, देखा है आपने, ये आपको यहाँ पर कैपेसिटर नजर आ रहा है। ये डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है। और जो हमारा जो फैन है उसमें कंडेंसर कहते हैं। भाई हमारा कंडेंसर, मार्केट में जाओगे तो कंडेंसर कहेंगे आप कि कंडेंसर चाहिए, और ये उसकी कैपेसिटी है, यानी उसका कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर यानी जनरल कंडेंसर एंड कैपेसिटेंस उसकी कैपेसिटी। तो व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी। ये वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। ओके, नाउ व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस जो है उसकी एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज या एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो डिवाइस एनर्जी चार्ज स्टोर करता है, और उस डिवाइस की एबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर करता है वो कैपेसिटेंस कहलाता है। अब सिंपली इसको कंसेप्ट को समझते हैं कि एक स्फेरिकल बॉडी मैंने लिया समझने के लिए, आपके कोर्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल बॉडी मैंने लिया और ये स्फेरिकल बॉडी आर रेडियस की है, आर रेडियस की स्फेरिकल बॉडी, और मैं इस पे चार्ज स्टोर कर रहा हूँ। यस, मैं यहाँ पे चार्ज ला करके रख रहा हूँ, एक एक करके चार्ज मैंने यहाँ पे प्लेस किया, और इस तरीके से मैंने क्यू चार्ज दिया इसको। तो ऐसा करने पे यस, इसका पोटेंशियल क्या होगा एट द सरफेस? तो आपका फॉर्मूला याद होगा V, जैसा पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला वैसे स्फेरिकल के लिए V इज इक्वल टू K यानी 1/4πε0 वैक्यूम के लिए, Q अपॉन R। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि V प्रोपोर्शनल टू Q, और यहाँ से कह सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। अब ये चीज़ यहाँ यूज़ करनी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। तो वहाँ से आइडिया लगा कि भाई पोटेंशियल इज प्रोपोज टू Q, और सेम Q प्रोपोज टू V। तो Q प्रोपोज टू V, वी गेट Q इज इक्वल टू, एंड दिस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे जो आएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके जो C आएगा, कैपिटल C, और ये कैपिटल V। तो Q इज इक्वल टू CV, एंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस है। क्लियर हो गया? और कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, इट इज द एबिलिटी ऑफ डिवाइस या कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी। एंड फॉर्मूला मिला Q प्रोपोज टू V होता है, Q प्रोपोज टू V होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, एंड वी गेट Q इज इक्वल टू CV। तो यहां से जो C यानी कैपेसिटेंस आपको मिला वो Q अपॉन V। तो कैपेसिटेंस का तो फॉर्मूला मिल गया। अब ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। व्हाट इज द यूनिट? तो यहां से देखेंगे आप तो कूलम पर वोल्ट, लेकिन यहाँ पे भी नेम है, जैसे हम कहते हैं फोर्स की न्यूटन है, वर्क की जूल है, और तो वैसे ही यहाँ पर वोल्टेज का जैसे वोल्ट है तो कूलम पर वोल्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फैरेड। यस, तो जो फैरेड है, F कैपिटल F यूज़ करते हैं। फैरेड जो है इसकी SI यूनिट है। अब 1 फैरेड कैपेसिटी क्या है? अगर कहूँ कि कैपेसिटी की 1 फैरेड कैपेसिटी है, तो 1 फैरेड कब है? अगर 1 कूलम चार्ज स्टोर करे अगेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 1 जूल पर कूलम का पोटेंशियल डिफरेंस, इन्फिनिटी से उस सरफेस पर लाके चार्ज को रखा, 1 जूल पर कूलम का वर्क डन किया और 1 कूलम के चार्ज को प्लेस किया, तो हम 1 फैरेड कहेंगे। लेकिन आपको बता दो 1 फैरेड बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। हमारी जो कैपेसिटी होगी, जो ये डिवाइसेस नज़र आ रहे हैं, वो माइक्रो फैरेड में आप देख सकते हैं, माइक्रो फैरेड वगैरह में होता है, माइक्रो में, पिको फैरेड में, इस तरीके से होता है। तो क्यों? अब अगर आपको मैं कहूँ अर्थ की कैपेसिटी फाइंड करें, भाई अर्थ का साइज आपको पता है, तो अर्थ की कैपेसिटी भी फैरेड में नहीं है, वो भी माइक्रो फैरेड में आती है। तो वो भी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो क्लियर हो गया? फैरेड इज एसआई यूनिट, बट आपको मोस्टली माइक्रो फैरेड में मिलेगा या पिको में, एंड 1 माइक्रो फैरेड मीन्स 10⁻⁻6 फैरेड। अब बात करें अर्थ की कैपेसिटी की, तो अब जैसे मैं ये V का फॉर्मूला है, C वाले फॉर्मूले में रख दूँ, जैसे C इज इक्वल टू Q/V है, ठीक है, तो यहाँ V की वैल्यू रख दूँ KQ/R, और K की वैल्यू 4πε0 के अकॉर्डिंग।
कि सराउंडिंग में वैक्यूम या एयर के लिए, तो Q अपॉन V की जगह Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, R रेडियस ऑफ अर्थ ले लेते हैं। तो अर्थ की कैपेसिटी फाइंड करने जा रहे हैं। आप यहां से देख सकते हो Q से Q कैंसिल, वी गेट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये स्फेरिकल बॉडी के लिए हमारी कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब अर्थ के लिए वैल्यू पुट कर दो, अर्थ के लिए वैल्यू पुट करते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ? यस 6400 किलोमीटर। R इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, जिसको आप मीटर में भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। एंड व्हाट इज वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट? तो आपको पता है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। और ये वैल्यूज आपकी R की और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो, और जब पुट करेंगे आप वैल्यू तो क्या आएगी? 640000 9 इंटू 10 की पावर 9, और जरा इसको कैलकुलेट करना, आपको मिलेगा अराउंड 711 माइक्रोफैरड, यानी 711 10 की पावर -6 फैरड। ये अर्थ की कैपेसिटी है। सोचो अर्थ की कैपेसिटी माइक्रोफैरड में, तो आप समझ सकते हैं कि फैरड में तो कोई डिवाइस आपको नहीं मिलेगा कि जिसकी फैरड में हो, 1 फैरड 2 फैरड नहीं, माइक्रोफैरड या पिकोफैरड में आपको किसी कंडेंसर या किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे 2 पैरेलल प्लेट है, दिस वन एंड दिस वन। तो ये प्लस क्यू चार्ज देते हैं और ये माइनस क्यू। ये माइनस क्यू एक दूसरा प्लेट रखने का क्या मतलब हुआ? आपको बता दें कि जो C का फॉर्मूला होता है जैसे Q/V, अब हमने Q चार्ज प्लेस करना है, लेकिन इन्फिनिटी से लाके वहाँ वर्क डन कर रहे हो आप, तो V आपका ज़्यादा होगा, तो V ज़्यादा होगा तो C कम होगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि जैसे एक प्लेट है, इस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज ला के प्लेस किया, Q चार्ज दिया, इन्फिनिटी से ला के प्लेस किया, तो C इज इक्वल टू Q/V आ गया। भाई इन्फिनिटी से लाने में 1 जूल पर कूलम चार्ज का वर्क डन, यानी 1 कूलम चार्ज को इतना वर्क डन करना पड़ा। तो जो V मेजर कर रहे हैं वो इन्फिनिटी से मेजर कर रहे हैं। अब इन्फिनिटी से लाने में वर्क डन ज़्यादा करना पड़ा। अब यहाँ पे अगर मैं इसके सामने एक और प्लेट लगा दूँ, अर्थ से कनेक्ट कर दूँ, तो ये जितना प्लस उतना ये माइनस। इससे क्या होगा? इन्फिनिटी से यहाँ तक कोई वर्क डन नहीं, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। तो इससे क्या हो जाता है कि V डिक्रीज हो जाता है। V सिर्फ इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रह जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतने रीजन में रह जाएगी। तो वर्क डन इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में अब कम करना पड़ेगा, यानी कि एक प्लेट के सामने दूसरा प्लेट रखने से अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ये प्लस हो गया तो ये माइनस, तो V डिक्रीज हो जाने से कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से कैपेसिटी इंक्रीज कर दी है। तो इसीलिए एक प्लेट के सामने ये दूसरा प्लेट, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पे प्लस क्यू चार्ज उतना ही दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज होगा, यानी द चार्ज ऑन ईच प्लेट इज क्यू, बस एक पे प्लस क्यू तो दूसरे पे माइनस क्यू। ऐसा करने पे V कम होता है और C ज्यादा हो जाता है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। अब आ जाता है डेरिवेशनल पार्ट पे। नाउ ये प्लस क्यू चार्ज दिए, ओके, दिस इज अ प्लस क्यू चार्ज, ये हमारा प्लस चार्ज है, ठीक, और नेगेटिव चार्ज हमने इधर इसको नेगेटिव चार्ज दिया, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आया कैसे? क्योंकि हमने इसको कनेक्ट किया एक बैटरी या सेल से, तो ये प्लस साइड से कनेक्ट है और ये नेगेटिव से, इस तरीके से। तो नाउ व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर पैरेलल प्लेट, वो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये जो प्लस से माइनस के बीच में ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, और आपने गॉस थ्योरम में जो सेकंड एप्लीकेशन है पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं है ना इधर है, सिर्फ इन बिटवीन है, प्लस से स्टार्ट होकर माइनस की तरफ, और ये पैरेलल लाइन से इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो हमें पहले एज्यूम भी कर लिया कि लेट ए एरिया है और डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है, मेंशन कर दिया कि एरिया ऑफ प्लेट ए है, डी सेपरेशन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पर? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज, व्हाट इज द फॉर्मूला? इज इक्वल टू, याद आ रहा है? यस, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नहीं वो सिंगल प्लेट के लिए था, यहाँ यस प्लस और ये माइनस, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा बाय
एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, और जिसको हम लिख सकते हैं सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज क्यू लिया हमने, क्यू अपॉन एरिया सिग्मा होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये है, और ये देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा इन दोनों पॉइंट के बीच का। तो वी नो डेट पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और कितने रीजन में, इस D रीजन में, यहां से यहां तक ये D है, तो V ये E इलेक्ट्रिक फील्ड D रीजन में। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया E इंटू डी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द दीज टू प्लेट इज V इक्वल टू E इंटू डी। तो नाउ V इक्वल टू E के लिए पुट कर देते हैं, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। तो ये हमें V मिल गया। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप, कैपेसिटेंस फाइंड करना है C। तो वी नो डेट सिंस C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाय V होता है। अब हम V की वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू डी बाय एप्सिलॉन नॉट A, और यहां आप देख सकते हो कैंसिल क्या हो जाएगा, ये Q कैंसिल हो गया, एंड व्हाट वी गेट, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये हमें फॉर्मूला मिला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का विद एयर या वैक्यूम के लिए। अभी हमने वैक्यूम या एयर माना है, लेकिन अगर मीडियम प्लेस कर दें, बीच में जो पूरा वैक्यूम या एयर है उसकी जगह पूरा मीडियम रिप्लेस कर दें, डायलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें, तो कहाँ चेंज आएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो जाएगा। और एप्सिलॉन क्या होता है, तो हमारा जो E का फॉर्मूला है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो जाएगा अगर मीडियम फिल कर दिया जाए पूरी तरीके से, और फिर ये चीज़ हो जाएगी सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में हो जाएगा, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर अपॉन के हो जाएगा, डायलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया तो। और वैसे ही हमें पूरा डिराइव करके जो C मिलेगा, वो मीडियम में जो C मिलेगा वो K टाइम्स हो जाएगा C इन दिस एयर। एयर में ये C है तो मीडियम में K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए जो आपको कंडेंसर कैपेसिटर मिलेगा वो बीच में एयर नहीं होगा, वहाँ पे डायलेक्ट्रिक मीडियम होगा, और उससे कैपेसिटी उतने टाइम्स बढ़ जाती है। क्लियर हो गया। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन, जो कि 2 मार्क्स की डेरिवेशन आ सकती है या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे रिलेटेड। नो, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डायलेक्ट्रिक मीडियम, एक जनरल, अभी हमने क्या स्टडी किया कि पूरी तरह फिल कर दिया, और नाउ इस केस में हम स्टडी करेंगे कि कुछ T थिकनेस का डायलेक्ट्रिक फिल किया, यानी ये जो थिकनेस है वो सिर्फ T है, और जबकि इन प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है। ओके, तब T है तो उस टर्म में क्या फॉर्मूला होगा, देन कैपेसिटी क्या होगी। तो अभी जो आपने स्टडी किया C इन द मीडियम, K टाइम्स ऑफ C यानी K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D, जो वैक्यूम होता इन दोनों प्लेट्स के बीच में तो उसकी कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट A बाय D होती। डायलेक्ट्रिक पूरी तरह फिल कर देते तो K टाइम्स हो जाती, लेकिन अब डायलेक्ट्रिक सिर्फ T थिकनेस रीजन में फिल किया है तो क्या होगा, अब ये डेरिवेशन हमें करना है, फॉर्मूला फाइंड करना है। तो लेट ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज प्लेट, एंड दिस नेक्स्ट वन ये नेगेटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ ऐसे पास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर डायलेक्ट्रिक मीडियम में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो जाएगी वीकर। क्यों, क्योंकि मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे प्लस है तो इस साइड माइनस इंड्यूस हो जाएगा, और ये माइनस है इस साइड प्लस इंड्यूस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस से माइनस हम दिखा तो रहे हैं, ये एयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वैसे इस प्लस से माइनस, लेकिन इनसाइड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम। तो यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में तो अलग है, मीडियम डायलेक्ट्रिक मीडियम में अलग है। ठीक है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड E, जो कि अभी हमने स्टडी किया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मीडियम में क्या होगा, तो सिंपल पता है, मीडियम में E एयर अपॉन K डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि Q बाय K एप्सिलॉन नॉट A, ये मीडियम में। तो पहले ये नोट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है
Yes, electric field inside the air, we know that, yes, electric field in the air is sigma by epsilon naught, यानी कि Q by epsilon naught A, and in the medium electric field Q by K epsilon naught A या E air upon K। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बताएंगे। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा प्लस से माइनस के बीच में, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का वो क्या होगा, वी नो डैट। तो यानी यहाँ पे जो वर्क डन करना पड़ा चार्ज को दो अलग तरीके से करना पड़ा, क्योंकि एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, मीडियम में अलग है, तो फोर्स अलग लगेगा, तो वर्क डन फॉर द यूनिट चार्ज डिफरेंट होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो वी नो डैट वी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, वी जो एयर में वर्क डन करना पड़ा वैक्यूम में, प्लस वी जो मीडियम में उसके अकॉर्डिंग। तो नाउ जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर ई है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर वाला रीजन वो कितना है, डी नहीं है, डी में से टी माइनस कर दो तो डी माइनस टी रीजन में एयर है, तो यानी वी एयर पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर रीजन ये है। वी मीडियम क्या है, मीडियम वाले रीजन की वजह से वर्क डन जो हुआ, ई मीडियम इंटू कितने रीजन में, टी रीजन में। ना ई मीडियम की वैल्यू ई बाय के पुट कर देते हैं, तो वी इक्वल टू ई डी माइनस टी प्लस ई मीडियम यानी ई बाय के इंटू टी, और यहाँ से आप ई कॉमन ले सकते हैं, तो ई हमने कॉमन ले लिया, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के कर दिया। ना ई की वैल्यू आप पुट कर दो, तो ई आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और वी आ चुका है। नेक्स्ट वी नो डेट सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी होता है, बस वी की वैल्यू पुट कर दो आप, तो आपको वी की वैल्यू पुट करने में क्लियर दिख रहा है कि क्यू कैंसिल हो जाएगा, और व्हाट वी गेट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की जगह आपको मिल जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर है, यानी ये आपका जो फॉर्मूला आया वो विद द डायलेक्ट्रिक मीडियम थिकनेस टी है। अब यहाँ पे टी की वैल्यू जैसे जैसे दी हो, न्यूमेरिकल में आपको टी डी बाई 2 दे देंगे, डी बाई 3 दे देंगे, और आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है। क्लियर। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस आप डिस्कस कर लेते हैं इस फॉर्मूले में, कि जैसे आपको मैंने कहा कि अगर डायलेक्ट्रिक की जगह मेटेलिक स्लैब दे दिया जाए, देन फॉर्मूला क्या होगा, तो मेटेलिक स्लैब के लिए के इन्फिनिटी फॉर मेटेलिक स्लैब और थिकनेस टी। अगर मेटेलिक स्लैब होगा और थिकनेस टी होगा, तो टी थिकनेस का थिकनेस टी है, के इन्फिनिटी रख देंगे, तो सी का फॉर्मूला क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी आएगा, क्योंकि टी अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये विद मेटेलिक स्लैब है, थिकनेस टी। लेकिन अगर आपने प्लस टू माइनस को ज्वाइन कर दिया सीधे मेटेलिक वायर से और पूरी तरह फिल कर दिया, तो इन दैट केस सी इन्फिनिटी हो जाएगा अगर टी इज इक्वल टू डी हो जाए मेटेलिक स्लैब के लिए बच्चों। क्लियर है। और अगर आपने टी रिमूव कर दिया तो टी 0 कर दिया, तो सीधे सीधे ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आया, यानी एयर है सिर्फ। अगर थिकनेस नेग्लिजिबल है डायलेक्ट्रिक स्लैब का या मेटेलिक, तो उस केस में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ही आएगा। यानी इस फॉर्मूले को ध्यान से आपको याद रखना है, जैसा आपको क्वेश्चन दिया है वैसी वैल्यू पुट करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला हो गया एक्चुअली। यस, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। तो लेट हम 2 कैपेसिटर ले लेते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट 2 से ही समझ लेते हैं। फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वन सीरीज कॉम्बिनेशन हम स्टडी कर रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, वैसे ऑलरेडी आपने रेजिस्टेंस का सीरीज पहले स्टडी किया ना, वैसे ही, बस यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लेट ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने ले लिया, ओके, एंड इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया। ये प्लस है बैटरी का, माइनस है, तो प्लस की वजह से ये साइड आपका दिस इज अ प्लस और ये माइनस, वैसे ये माइनस और ये प्लस। ये 2 कैपेसिटर है, लेकिन कैपेसिटी अलग अलग है, C1 एंड C2। लेकिन ध्यान रखें कि कैपेसिटी अलग है C1 C2, चार्ज सीरीज में है। तो सीरीज में जो चार्ज होता है, जैसे करंट आपने 10th में पढ़ा है कि करंट सीरीज में
सेम होती तो चार्ज आपका, जैसे हम कह रहे हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे वो ऐसे इस डायरेक्शन में, हम चार्ज ले रहे हैं मतलब प्लस मान के चल रहे हैं कि जो चार्ज मूव करेगा ऐसे करके, तो ये प्लस क्यू चार्ज इधर आया, माइनस क्यू चार्ज इधर आया, प्लस क्यू चार्ज इधर आया, माइनस क्यू चार्ज इधर आया, इस तरीके से। तो ये 2 कैपेसिटर है और यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये ईच प्लेट पे चार्ज क्यू है, बस एक पे प्लस क्यू, एक पे माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझ आ रही है कि इन सीरीज चार्ज सेम रहेगा, इन सीरीज क्यू इज सेम, क्यू सेम रहेगा, लेकिन जो हमने यहाँ सेल या बैटरी लगाई उसका जो वोल्टेज V है वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर अलग अलग कैपेसिटी, यहाँ पे अलग V1 होगा और यहाँ पर अलग होगा वोल्टेज V2 होगा। तो हेयर वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में, लेकिन इक्वल पार्ट में नहीं, इक्वल पार्ट में तब होगा जब कैपेसिटी सेम होगी। तो ऑन द डिपेंड ऑन द कैपेसिटी, कैपेसिटेंस क्या है C1 C2, तो V1 V2 की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर Q सेम है सीरीज में और V अलग अलग है, V1 एंड V2। तो नाउ अब हम कहते हैं भाई इन दोनों की मिलकर के जो कैपेसिटी है, यानी दोनों मिलकर जो एनर्जी और चार्ज स्टोर कर रहे हैं वो ये अकेला करे, एक यानी कि एक सीरीज में ले लेते हैं, यानी एक कैपेसिटर जो इन दोनों के इक्विवेलेंट हो, इफेक्टिव वैल्यू उसके बराबर हो, सेम बैटरी और सेल से लगाते हैं और यस ये चार्ज प्लस और ये माइनस। तो इस C सीरीज की वैल्यू C1 C2 के टर्म में क्या होगी वो, तो इसके अकॉर्डिंग V रखते हैं, V की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग रखते हैं। चार्ज Q आया तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C होता है, याद है फॉर्मूला आपको, Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो यहाँ से V जो आया वो Q अपॉन C सीरीज और V1 इसके अकॉर्डिंग, चार्ज Q ही है आपका, सेम है चार्ज, अपॉन C1, V2 इसके अकॉर्डिंग Q चार्ज है अपॉन C2। आप देख सकते हो Q बोथ साइड से कैंसिल हो गया एंड व्हाट वी गेट, हमें फॉर्मूला मिल गया 1 अपॉन C सीरीज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको मिला, जो 10th क्लास में आपने स्टडी किया रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला, पैरेलल वाला जो फॉर्मूला पड़ा वैसा है यहाँ पे सीरीज वाला, और जल्दी में गलती यही हो जाएगी। तो सीरीज का फॉर्मूला यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फॉर्मूला है वैसा आया है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि सीरीज में एक प्लेट का माइनस दूसरे के प्लस से जुड़ा हुआ है, एक प्लेट का माइनस दूसरे के प्लस से जुड़ा और एक ही रास्ता है, तो एक ही रास्ता है तो चार्ज कहीं और जाएगा नहीं, तो चार्ज इस पे जो होगा उतना ही चार्ज इस पे होगा, बस प्लस होगा तो ये माइनस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, चार्ज सीरीज में सेम रहेगा Q। ओके, नाउ नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन पता ही कैसे कनेक्ट करना है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा Q नहीं सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा फिर, V सेम रहेगा। तो नेक्स्ट है हमारा सेकेंड वन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ड्रॉ करते हैं डायग्राम। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी C1, दूसरा नेक्स्ट ये कैपेसिटी C2 और ये पैरेलल में कनेक्ट है विद द बैटरी और सेल। तो ये प्लस ये माइनस, तो इस साइड प्लस होने से यानी ये हो गया प्लस, ये साइड प्लस हो गया और इधर माइनस। ओके, अब यहाँ पे जो चार्ज यहाँ से ऐसे करके आया Q, तो यहाँ पे जो Q है वो आगे डिवाइड हो गया, इक्वल पार्ट में नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि कैपेसिटी क्या है। इधर गया Q1 चार्ज और इधर गया Q2, रास्ता डिवाइड चार्ज डिवाइड, ठीक है। हाँ, अगर दोनों की कैपेसिटी सेम होती तो इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाता। फिलहाल जनरल लेके चलेंगे, Q1 इधर गया Q2 इधर गया, लेकिन ये जो पॉइंट देखो आप, ये दो पॉइंट दोनों का एंड जुड़ा हुआ है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस सेम है, यानी कि यहाँ पर V सेम रहेगा। अब कह रहे हैं भाई इन दोनों के इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर लगा दें, तो इक्विवेलेंट को हम क्या कहेंगे, C पैरेलल कहेंगे। ओके, एंड वही बैटरी सेल वही रहेगा और उसके इक्विवेलेंट यानी इफेक्टिव वैल्यू क्या होगी वो हमें डिराइव करना है। तो ये आपका प्लस, ये माइनस, ठीक है। नाउ यहाँ पर V सेम रहेगा, V सेम रहेगा जबकि सीरीज में Q सेम था। यहाँ पे V सेम रहेगा और Q डिवाइड होगा Q1 एंड Q2 में, 3 कैपेसिटर होते तो Q1 Q2 Q3 होता, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होता। फिलहाल Q1 प्लस Q2। नाउ Q इज इक्वल टू CV, तो Q इज इक्वल टू CV से यहाँ से लेते हैं फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू CV से C इफेक्टिव के अकॉर्डिंग CP इंटू V, Q1 C1 इंटू V क्योंकि V सेम है, और Q2 C2 इंटू V। अब यहाँ क्या कट होगा, V कॉमन लेके कट कर देंगे और हमें मिल जाएगा C पैरेलल का फॉर्मूला C1 प्लस C2।
तो जस्ट देख रहे हो उल्टा है, सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर पैरेलल ऑफ कैपेसिटर आ गया। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। और एक चीज़ और कि पैरेलल में प्लस, एक प्लेट का प्लस दूसरे के प्लस जुड़ा है, माइनस माइनस से जुड़ा हुआ है, प्लस प्लस से, माइनस माइनस से, ये ध्यान रखना जो मैंने बोला है, ये हेल्प करेगा आपको पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो यस, एनर्जी स्टोर की डेरिवेशन वाला पार्ट भी हम करेंगे, बहुत ही ईजी डेरिवेशन, बहुत ईजी फॉर्मूला है और इस पे भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। तो एनर्जी स्टोर करता है कंडेंसर कैपेसिटर, क्या है ये, वो डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज या एनर्जी स्टोर करता है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो यस स्टार्ट करते हैं कि ये कैपेसिटर है और इसको एनर्जी स्टोर करना है। तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। तो एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं, हम मेजर करते हैं वर्क डन से ना। तो हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी से लाने में, हमें पता है इन्फिनिटी से लाने में वर्क डन तो करना नहीं है, ई जीरो है, इधर इधर ई जीरो है, यानी ई तो इधर ही है ना, प्लस से माइनस के बीच में। तो जो एनर्जी स्टोर है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, जो कि प्लस से माइनस की तरफ है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में वर्क डन ही नहीं करना, हमें बस चार्ज को इधर से इधर मूव करना है। तो लेट स्मॉल चार्ज डी क्यू यहाँ से यहाँ मूव करे, तो यहाँ से इधर मूव करें, यानी रिमूव यहाँ से करेंगे और इधर की तरफ ले जाएंगे डी क्यू चार्ज को। तो इधर से रिमूव करेंगे तो इधर देंगे, ठीक है। तो जितना प्लस उतना माइनस। तो वर्क डन क्या करना पड़ा, अगेन दिस पोटेंशियल डिफरेंस V। तो वर्क डन का फॉर्मूला dW इक्वल टू V dQ हो गया। dQ चार्ज को माइनस से प्लस की तरफ ले गए, पोटेंशियल डिफरेंस V के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मूला आपको पता ही है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू आपका Q/C होता है। तो देयरफॉर dW इक्वल टू क्या आया, Q/C dQ। ओके, नाउ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dW। इसी तरीके से मान लेते हैं कि इनिशियल जीरो से टोटल वर्क डन W करना पड़ा और इनिशियल चार्ज जीरो से Q लाना पड़ा, Q/C dQ। और C तो कैपेसिटी है, वो डिपेंड करती है मीडियम पे, एरिया ऑफ प्लेट पे, सेपरेशन पे फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यानी C यहाँ से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dW का इंटीग्रेशन W होता है 1/C, कांस्टेंट टर्म बाहर। Q का इंटीग्रेशन करेंगे तो Q की पावर 1 का इंटीग्रेशन पावर 2/2 और लिमिट रख देंगे भाई 0 से Q। तो क्या आएगा, यस हमें मिल जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू Q²/2C एंड दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U। और अब इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई किया गया, Q की जगह CV रख दें तो U का फॉर्मूला हाफ CV² मिल जाएगा। और फॉर्मूला आप C की जगह वैल्यू रख दो तो हाफ QV भी मिल सकता है। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको मिल गया। तो एनर्जी स्टोर का ये फॉर्मूला और एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और जल्दी फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ। थैंक यू।